हेलो बच्चों। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मदर खाना कैसा बनाती है तो शायद आप बोलोगे अच्छा, या बहुत अच्छा, या सबसे अच्छा। ठीक। उस अच्छे को मेजर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में अगर हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम सीखेंगे, किसी भी चीज़ को किस तरह से मेजर किया जाता है और मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है उसको समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट या डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस। तो देखो होता क्या है कि दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है नॉन फिजिकल। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछे कि आप कितना प्यार करते हो अपने पेरेंट्स को, तो आप बोलोगे बहुत। ठीक है ना, या सबसे ज़्यादा, या सबसे कम, जो भी आपको बोलना होगा आप बोलोगे। तो उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है अपने पास, है ना। तो वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। खाना तीखा बना है, या खाना अच्छा बना है, या खाना अच्छा नहीं बना है। तुम आज अच्छे नहीं लग रहे हो, आज अच्छे लग रहे हो, इसकी आवाज़ अच्छी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन फिजिकल है। ठीक है ना। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब किया तो जा सकता है पर उसके मायने अलग हैं, उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे प्यार, दर्द, स्वाद जो होता है खाना। ठीक है ना। किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी की आवाज़ बुरी लगती है। तो वो सब जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वैसे ही कुछ क्वांटिटीज होती है जो फिजिकल होती है, जैसे कि लेंथ, हाइट, वेट, टेम्परेचर, एंगल। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास यूनिट है, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फिजिक्स के लॉज के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स लॉज, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? थ्री कैटेगरीज में। पहला, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये क्या बात है भाई, समझिए। जैसे मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है मार्कर की, तो मैं एक स्केल लूंगा और स्केल को इसके पास में रख दूंगा और कंपेयर कर लूंगा स्केल से। मान लो ये स्केल है, तो स्केल को मैं ऐसे रखूंगा, बोलूंगा ये 15 सेंटीमीटर है सर, या 20 सेंटीमीटर है, तो जो भी होगा वो कंपेयर करके हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो इसके कलर पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या इसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या इसके वेट पे डिपेंड करती है? नहीं। जब मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो मुझे और कोई अदर क्वांटिटी पता होनी जरूरत नहीं है। जैसे मैं अपनी हाइट को मेजर करना चाहता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वेट कितना है। अभी जो मेरी हाइट है वो हाइट है। मान लो मुझे वेट मेजर करना है तो मैं सिर्फ वेट मेजर कर सकता हूं, पर डायरेक्टली वेट मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा वेट यहाँ पे अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, या अर्थ पे मैं अगर इक्वेटर पे जाऊंगा तो वेट अलग होगा, पोल पे वेट अलग होगा। तो वेट तो चेंज हो जाएगा पोजीशन के साथ, लेकिन हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट उतनी ही रहेगी। तो वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे क्या? जैसे लेंथ, टाइम, मास,
टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंथ टाइम मास टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कह सकते हैं, इंटेंसिटी की जगह ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इन्हें कहते हैं फंडामेंटल। अभी ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको डिराइव के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बट फिलहाल समझने के लिए समझो, देखो कि भाई लेंथ जो है ये इंडिपेंडेंट है टाइम मास किसी और चीज के साथ। आप कहोगे सर मेरी लेंथ तो टाइम के साथ बदल रही है, अरे भाई बदल रही है, बट लेंथ और टाइम में कोई रिलेशन तो नहीं है ना। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ मेजर कर सकते हो डायरेक्टली, आपको टाइम की जरूरत नहीं है, किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है लेंथ मेजर करने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये आपस में किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। लेंथ है तो है, टेम्परेचर है तो है, टाइम है तो है, मास है तो है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब होता क्या है, हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है आप समझना। मान लो कि मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने लेंथ को मेजर किया, मान लो मीटर में मेजर कर लिया, ठीक है साहब। अब एक आदमी है अमेरिका में, उससे मुझे कपड़ा मंगाना है, ठीक, फैब्रिक मंगाना है, तो उसने कहा भाई कितने फुट भेजूं, वहां पे तो फुट चलता है यूनिट, हमारे यहाँ चलता है मीटर, मान लो ऐसा, वहां पे भी मीटर चलता है, वैसे तो मीटर इंटरनेशनल है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे मीटर है वहां फुट है, तो दोनों जगह अलग अलग हो गई। अब मैं कंफ्यूज हो गया यार, मीटर और फुट मैं क्या करूं, कैसे मेजर करूं। तो होता क्या है ना, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल व्यापार करना है, इवन इंडिया में भी आप जाओगे अलग अलग जगह, कुछ अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती है, अलग अलग यूनिट हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, हमने मतलब इंसानों ने अपने कन्वीनियंस के लिए, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज के सब बड़े बड़े लोग बैठे और मीटिंग करी, और मीटिंग करके उन्होंने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए। स्टैंडर्ड डिसाइड क्या किए कि भैया अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को आप मेजर करो मीटर में। किस में मेजर करो, मीटर। अब बात आई मीटर कितना होता है, तो एक ने कहा भैया मीटर इतना होता है, एक ने कहा इतना, एक ने कहा इतना, एक ने कहा इतना, सबका मीटर अलग अलग, फिर दिक्कत नहीं। समझदार लोग बैठे थे ना साथ में, तो समझदार लोगों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया, एक स्टिक ली इतनी लंबी, इससे थोड़ी सी और लंबी, लगभग 1 मीटर जितना होता है उतनी लंबी, और उस स्टिक के बहुत सारे आइडेंटिकल सैंपल्स बनवा लिए। अब मान लीजिए इतना डिसाइड कर लिया गया कि ये 1 मीटर होगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज के बड़े बड़े लोग बैठ गए, वैज्ञानिक लोग, मैथमेटिशियंस, उन्होंने कहा भाई इतने बड़ी लेंथ को हम मीटर बोलेंगे। सबने कहा ओके, इतनी बड़ी लेंथ को मीटर बोलेंगे। तो पहले क्या था, पहले वहां पे फुट था, यहाँ मीटर था मान लो, तो मैं मीटर में जानता हूँ, वो फुट में जानता है, ना उसको मीटर पता ना मुझे फुट पता। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड हो गया कि इतनी लेंथ को मीटर बोलेंगे, ये लेंथ है मीटर। तो सब खुश हो गए। मैंने कहा भैया 1 मीटर, अमेरिका वाले ने कहा हाँ भैया मैं 1 मीटर भेज दूंगा। क्यों, उसके पास भी उतनी बड़ी स्टिक है जितनी बड़ी स्टिक मेरे पास थी। ऐसी मीटिंग में बैठे थे जो भी लोग, बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, सबने अपने पास अपने एक स्टिक नाप ली इतनी लंबी लंबी 1 मीटर की, और सब अपने अपने गांव ले गए। सबने अपने गांव ले जाकर बांट दिया सबको कि ये इसको 1 मीटर बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। अब तुम्हें अगर इंटरनेशनल व्यापार करना है या नेशनल व्यापार करना है, देश में इंटर स्टेट व्यापार करना है, तो आप अगर 1 मीटर यूज करोगे तो मतलब इतनी बड़ी स्टिक सबके पास है, उसे क्या बोल देंगे 1 मीटर। सब खुश हो गए, यार ये तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। ऐसे ही बाकी सभी क्वांटिटीज के बारे में भी डिसाइड कर लिया।
कि अगर टाइम है तो टाइम की इंटरनेशनल हो जाएगी सेकंड। सेकंड, ये भी सही है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में बात करें, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर है, कोई कहता है अठवाड़ा, कोई कहता है वीक, तो टाइम की अलग अलग क्वांटिटीज थी, यूनिट्स थी। पर अब इंटरनेशनल लेवल पे कह दिया भैया सेकंड होता है, 60 सेकंड को 1 मिनट और 60 मिनट को 1 घंटा बोलेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी यूनिट डिसाइड हो गई। मास को बोल दिया किलोग्राम। अब यहां पे किलोग्राम था, होता है कहीं कहीं पे पाउंड में होता है, सही है ना। इनके रिलेशन भी मैं बता दूंगा अभी। फिर आता है टेम्परेचर केल्विन में। अब टेम्परेचर की कितनी सारी यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है, फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन होती है, रोम्बस होती है, बहुत सारी होती है। इंटरनेशनल क्या होगा, केल्विन। केल्विन को सब जानते हैं, जितना इंडिया में केल्विन होता है, 1 केल्विन का मान जितना होता है उतना ही वैल्यू 1 केल्विन की अमेरिका में भी होती है। तो केल्विन आप दुनिया भर में कहीं पे भी जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन है, उसको सब जानते हैं, केल्विन को सब जानते हैं। हो सकता है डिग्री सेंटीग्रेड को ना भी जानते हो, वैसे तो जानते होंगे, बाई चांस अगर नहीं भी जानते होंगे, पर केल्विन को सब जानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल को सब जानते हैं दुनिया भर में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। कैंडल से बना है कैंडेला, कि एक जो बल्ब होता है वो कितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कितना जोर से चमकेगा, उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो है कैंडेला। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट डिसाइड कर ली गई सभी इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठ करके, कि भैया इतना मान लो एक पत्थर ले लिया इतना बड़ा, उस पत्थर का मास मान लिया भाई 1 किलोग्राम, तो हम 1 किलोग्राम इस पत्थर को बोलेंगे। और सबने वैसे के वैसे पत्थर अपने अपने गांव ले गए, शहर ले गए और उसको बांट लिया, तो 1 किलोग्राम डिसाइड हो गया। ऐसे ही टेम्परेचर डिसाइड हो गया कि भाई पानी को गर्म करेंगे 0 से लेके मान लो 100 तक या बॉइलिंग पॉइंट तक, तो 0 पे इतना टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पर इतना, ठीक है ना, मतलब फ्रीजिंग पर इतना, बॉइलिंग पे इतना। तो उससे पानी का डिसाइड हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल डिसाइड हो गया, करंट डिसाइड हो, इस तरह से सारी क्वांटिटीज को इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी तरह का व्यापार करेंगे, कोई सौदा करेंगे या कोई रिसर्च करेंगे, तो हम इन क्वांटिटीज का यूज कर सकते हैं। मान लो अभी इंडिया को अमेरिका से यूरेनियम लेना है या रशिया से यूरेनियम लेना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं कि इतने किलोग्राम हमें यूरेनियम चाहिए। अब किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो समस्या क्या आती है, जैसे मान लो मुझे लेना है 50,000 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम, तो मैं सिंपल 50 टन बोल दूंगा, 50 टन। 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है, 1000 kg 1 टन, तो मैं 50 टन बोल दूंगा। तो ये मल्टीपल है इनके, टन, क्विंटल, 100 किलो को 1 क्विंटल कहते हैं, 1 क्विंटल। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्विंटल आ जाएगा, टन आ जाएगा। जैसे मीटर का होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर, तो उसके बारे में चलो अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये समझते हैं कि ये जो क्वांटिटीज आई है इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग के फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, तो इसके बाद आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिर आएगा डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री समझते हैं। अब सप्लीमेंट्री के लिए समझो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है बेटा, जो आप समझो एंगल की बात करें, एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस होता है आर्क और आर्क होता है एस, तो थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। अब आप बोलो, बताओ यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। आर्क लेंथ, लेंथ मतलब मीटर,
और रेडियस भी मीटर में, ये भी मीटर। तो आर्क, आर्क मतलब ये, ठीक है, इसकी लेंथ मीटर में आएगी। रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां तो कोई क्वांटिटी नहीं बची यार इसके लिए, ये तो यूनिटलेस हो गया, बेचारा अनाथ हो गया। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर मेजर कैसे करेंगे? मान लो मुझे कोई एंगल मेजर करना है तो फिर मैं करूंगा कैसे? तो वही जो महान लोग बैठे थे ना एक साथ में, वो बैठे बैठे उन्होंने क्या कहा, यार इस पे दया खाओ बेचारे पे, एंगल के पास कुछ और है नहीं, तो दया खा के इस पे कृपा करके इसको एक यूनिट दे दी। जैसे कोई बच्चा है ना, वो 10th में 4 सब्जेक्ट में पास हो गया, एक में वो फेल हो गया, तो उसको क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री लगा देते हैं। तो वैसे ही सप्लीमेंट्री दया कृपा कर दी गई इसके ऊपर, इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। यूनिट दे दिया गया, इसको यूनिट दे दिया गया रेडियन, रेडियन बोल दो, या फिर डिग्री, डिग्री बोल दो, रेडियन बोल दो। तो रेडियन जो होता है इसका भी रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इट इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेसिकली दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, एक तो ये, एक होता है सॉलिड एंगल। आप समझो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे ये एंगल है 2D में, वैसे ही 3D में सॉलिड एंगल होता है। सोचो ये रेडियस है r और इसका एरिया है a, एरिया क्या है a, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये सॉलिड एंगल है बेसिकली। तो सॉलिड एंगल होता है a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर स्क्वायर, या dA अपॉन आर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको dA बोलेंगे तो dA अपॉन आर स्क्वायर। इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होती है, एक होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में, अब थोड़ा सा, है ना। अभी इसका कुछ काम आएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, नॉर्मल एंगल और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का एक सेपरेटली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ लास्ट के 10 मिनट में, इसको और अच्छे समझेंगे सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिराइव्ड की, ताकि थोड़ा सा हम फिर यूनिट के बारे में दोबारा बात करेंगे, भाई यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया। तो डिराइव्ड क्या है, फिर डिराइव्ड कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट्स या क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। तो समझो, जैसे मान लो आपको मेजर करना है स्पीड, स्पीड आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। आप समझो डिराइव्ड में क्यों, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, और ये है सेकंड। अब यहां देखो, जो स्पीड है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, टाइम पे भी डिपेंड करती है। यानी कि उसको दो फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए, एटलीस्ट दो, लेंथ और टाइम। तो इसको बोलते हैं डिराइव, क्योंकि इसको डिराइव किया गया है कहां से, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। एरिया ले लो, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब भैया यहां देखो ध्यान से, यहां पे दो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ और विड्थ, मीटर इंटू मीटर। तो इसको डिराइव किया गया है, बनाया गया है दो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो अकेली काफी है, ठीक है ना, उसको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है टू एक्सप्रेस। जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लेंथ अकेला मेजर किया जा सकता है, टाइम अकेला मेजर किया जा सकता है। लेकिन जैसे मान लो मुझे स्पीड मेजर करनी है, तो स्पीड मेजर करने के लिए मुझे दो क्वांटिटीज चाहिए, लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। टाइम तो मैं सीधे घड़ी में देख सकता हूँ, इसके लिए मुझे लेंथ की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेम्परेचर हो टाइम तो टाइम रहेगा, 2 बजे तो 2 ही बजेगी,
4 डिग्री टेम्परेचर हो चाहे 40 हो। तो फंडामेंटल मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी। डिराइव का मतलब कम से कम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट 2 तो होगी, उसको कहेंगे डिराइव। अब इसके बारे में हम और डेरिवेशंस करेंगे बहुत सारे, लेकिन एक चीज को समझते हैं कि किसी भी यूनिट को डिसाइड कैसे करते हैं। जब महान लोग बैठे थे ना वो एक गोल टेबल पे ये सब स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव करने के लिए, बताने के लिए क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 डिफाइन किया उन्होंने बैठ के। तो कैसे करते हैं, क्या होना चाहिए, एक यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। अगर हम एक यूनिट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एक यूनिट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं किसी यूनिट को और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मजा नहीं आएगा। फिर मान लो मैं आलू की दुकान है मेरी, मैं पूरे साल आलू बेचता हूं, पर मैंने यूनिट डिसाइड कर ली कि वो यूनिट होगी अंकुश। एक अंकुश आलू 10 रुपए के। अब यार किसी को क्या पता कि एक अंकुश आलू में कितना क्वांटिटी आएगा, एक आलू आएगा कि एक बोरी भर के आलू आएगा, किसी को नहीं पता। तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो पता नहीं है लोगों को। तो एक अच्छी यूनिट की पहचान ये है कि वो सबको पता होनी चाहिए। अगर आज आप 1 किलो कोई चीज खरीदते हो तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा है कि 1 किलो में कितना आएगा। 1 लीटर की पानी की बोतल आती है, आपको पता है 1 लीटर कितना होता है, एक अंदाजा तो है। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हैं 1 लीटर, तो हमें अंदाजा है कि हाँ यार 1 लीटर इतना होता है। 1 लीटर पानी की बोतल खरीदी तो हमें पता है कितना पानी आएगा उसके अंदर। तो 1 लीटर उसका अंदाजा हमें है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। उसको रिकॉग्नाइज मतलब सब रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ यार 1 लीटर इतना होता है, 1 किलोग्राम इतना होता है, 1 मीटर लगभग इतना होता है, सबको पता है। तो वैसे ही एक अच्छी यूनिट के बारे में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, सबको एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसका, सब एक्सेप्ट कर लें उसको, पहली बात। दूसरी बात, भैया यूनिट यहां तो बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट खरीदना होता है, एक मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहा हूं मैं, टाटा अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अगर एक मिडिल क्लास आदमी गोल्ड खरीदने जाता है तो वो कैसे खरीदता है, वो खरीदता है तोला में। 1 तोला 10 ग्राम 12 ग्राम का तोला होता है, ठीक। मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी, हम अगर गोल्ड खरीदेंगे हम ग्राम्स में खरीदेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम। हम गोल्ड को टन में तो नहीं खरीद सकते भाई, है ना, किलोग्राम में तो नहीं खरीद सकते। हो सकता है आप खरीदते हो, मैंने तो नहीं खरीदा। तो अगर गोल्ड को परचेस करना है तो एक छोटी यूनिट चाहिए जो छोटे छोटे अमाउंट में हमें गोल्ड खरीद सके हम, 1 ग्राम 2 ग्राम आधा ग्राम मिलीग्राम। लेकिन अगर हमें मान लो आलू खरीदने हैं तो 1 ग्राम 2 ग्राम आलू से तो कुछ नहीं होगा। घर में सब्जी बनेगी, अगर एक आदमी के लिए बनती है तो 100 ग्राम आलू चाहिए। तो हमें थोड़ी सी यूनिट बड़ी चाहिए। 100 ग्राम आलू तो हम खरीद के नहीं लाएंगे, हम लाएंगे कम से कम 1 किलो आधा किलो आलू। तो आलू खरीदने के लिए जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम। गोल्ड के लिए ग्राम में भी काम चल जाएगा, मतलब किलोग्राम का 1,000वां हिस्सा। अगर 1 किलोग्राम इतना है तो ग्राम तो इतने से भी छोटा, 1,000वां हिस्सा। ग्राम को मल्टीप्लाई करो 1000 से तो किलोग्राम होगा। तो यूनिट ना तो बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो, यूनिट अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। अगर हमें जितना खरीदना है उसके हिसाब से यूनिट होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट, अभी आपने बहुत सुना होगा बैरल। गवर्नमेंट जब क्रूड ऑयल खरीदती है तो बैरल्स में खरीदती है, 1 बैरल में इतना क्रूड ऑयल। हम खरीदते हैं लीटर में क्योंकि हमारे लिए लीटर अप्रोप्रिएट है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक। 10 लीटर 20 लीटर जितना पेट्रोल लेना होता है हम ले लेते हैं, या डीजल लेना उतना ले लेते हैं। कोई सब्जी खरीदनी है, फ्रूट्स खरीदना है, किलोग्राम, तो हमारा काम किलोग्राम में चल जाता है। तो उसका जो साइज है यूनिट का
वो ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, ठीक है। और यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेबल हो, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इतना ये बेसिक चीज है, ठीक है। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो यूनिट के लिए ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, जहां से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या क्या होती है। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करने से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको 1000 मिलीमीटर बोल सकते हैं, ठीक। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 पाउंड इसको LB भी लिखा होता है। LB जैसे जिम वगैरह जाते हैं ना, तो LB लिखा होता है। LB का मतलब होता है पाउंड। ये होता है लगभग 452 ग्राम। 452 ग्राम, 452 ग्राम्स अप्रोक्सीमेट होता है। पॉइंट में कुछ आता है, उसको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या क्या याद रखना है मैं और बताता हूं। ऐसे होता है 1 मिली। मिली का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ जैसे मान लो आ रहा है मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स या मिलीग्राम या मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर 10⁻³ आएगा। माइक्रोन 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12, डेका 10⁻10 होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसके अलावा क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम। 1 टन या मेट्रिक टन, 1 टन बोल दो या 1 मेट्रिक टन बोल दो, ये होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। अब ये हो गया। इसके बाद देखो एक चीज आती है जिसे कहा जाता है डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन समझते हैं क्या होता है। देखिए लेंथ मेजर करने के लिए मीटर भी इंटरनेशनल लेवल पर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो बहुत सारी अलग अलग जो है यूनिट्स होती हैं। तो जैसे बात कर रहे हैं लेंथ की, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसको एक डायमेंशन दे दिया गया, डायमेंशन दे दिया गया L, मतलब एक सिंबल है, लेंथ का सिंबल है L, ठीक है। वैसे ही टाइम की बात करें, टाइम तो ये होता है सेकंड, M SEC लिख देते हैं सेकंड, है ना। इसका सिंबल हो गया T। मास किलोग्राम, केजी। इसकी डायमेंशन आ जाएगी M। ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 3 ये, है ना, MLT। फिर आता है टेम्परेचर, केल्विन, के, इसको के या थीटा भी लिख देते कभी कभी। फिर आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर, इसको डायमेंशन देते हैं A। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, इसको मोल ही लिखते हैं।
और लास्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसको लिखते हैं CD। ये भी CD से डिसाइड होती है, तो मतलब डिनोट करते हैं इसको। तो डायमेंशन आ गई CD। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनके डायमेंशंस है। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं रहते, मतलब थीटा ले सकते हो आप एंगल के लिए, ठीक है, थीटा यहाँ पे टेम्परेचर के लिए भी लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए। डिराइव्ड क्वांटिटी, उसकी यूनिट और डायमेंशन आज हम निकालेंगे, मेन हमारा काम वही है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में सबसे पहला आता है एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब डायमेंशन इसका अगर हम देखेंगे तो आएगा L, यानी कि L2। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। ऐसे ही वॉल्यूम, लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ हाइट, मीटर मीटर मीटर। भैया लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, विड्थ को मेजर करेंगे मीटर में, और हाइट को मेजर करेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। बताइए इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी। मीटर की डायमेंशन होती है लेंथ L, यानी कि L3। और लिखने का तरीका भी यही है कि आपको ये ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट में लिखना है L3। ऐसे ही बात करें डेंसिटी, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट यहां से देखो, लिखो केजी, आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप, केजी लिख दो। और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि केजी की डायमेंशन क्या हो गई, मास की डायमेंशन हो गई m, पावर कितना है 1, और लेंथ क्यूब, मीटर क्यूब, यानी कि L3। ध्यान रखो डायमेंशन में कैपिटल लेटर्स का यूज होता है, ठीक है। यूनिट में आप स्मॉल लेटर्स यूज करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, इसको m से m कैंसिल भी कर देते हैं, बहुत सी बार कर देते हैं मेरी क्लास में बच्चे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अब ये क्या होगा, इसको लिखने का तरीका क्या है कि ब्रैकेट बनाएंगे, m1 L -3 हो जाएगा। ये L ऊपर जाएगा तो -3। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, m1 L -3 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। और करते हैं, बहुत सारा करेंगे आज ये। अब हमें क्या करना है, आपको सिर्फ यहां से देख देख करके यहाँ पे डायमेंशंस निकालनी है, यूनिट्स निकालनी है क्वांटिटी की। मैं लिखूंगा फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड का। स्पीड का यूनिट निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सबसे पहले आप डिस्टेंस की यूनिट देखो, यूनिट देखोगे यहां से, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज यूनिट, यूनिट आ गया। अब बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे बच्चों, डायमेंशन निकालने के लिए मीटर, मीटर के सामने देखो आराम से क्या है, लेंथ, यानी कि L 1, और नीचे है टाइम T1। टाइम का क्या होता है, डायमेंशन T। तो आराम से हमें देखना है लिस्ट में और देख करके लिखना है। अभी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो और लिखो, देखो लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसको फाइनल डायमेंशन कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के L1 T भी ऊपर लिखो, T-1। आपको ऐसा भी मिल सकता है कहीं पे लिखा हुआ M0 L1 T-1, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है m की पावर 0, तो M0 भी हो सकता है, ठीक है।
स्पीड आ गया, बताओ वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आराम से आप इसको रोक करके वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो। लिस्ट आपके सामने है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, डिस्टेंस ही तो होता है ये भी, तो मीटर, और टाइम का हो जाएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी का क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, अगेन सेम ही तो आया है, L1 t-1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट यहां से देखेंगे, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम यानी कि सेकेंड। तो डायमेंशन यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मतलब L1, L1 सॉरी, हाँ मीटर मतलब L1 और सेकेंड मतलब टाइम T2, T2। तो हो जाएगा L1 t-2, L1 t-2। डायमेंशन निकालना सीख गए। फोर्स की निकाल के दिखाओ चलो। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन निकालेंगे। मास होता है किलोग्राम, मास होता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट आई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने यूनिट निकाली है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट, ठीक है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन के लिए किलोग्राम की डायमेंशन होती है m, m लिख देंगे। मीटर, मीटर मतलब L, L लिख देंगे। अपॉन सेकेंड यानी कि T, T2 1 तो डायमेंशन आएगी M1 L1 t-2, M1 L1 t-2। फोर्स की डायमेंशन आ गई। चलो वर्क का बताओ। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब फोर्स M1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी कहते हैं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, केजी का होता है M1 मीटर स्क्वायर यानी कि L2 और टाइम का हो जाएगा T2, M1 L2। तो फाइनल डायमेंशन आ जाएगी M1 L2 t-2, M1 L2 t-2। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या इन सबको याद करना है? जी हाँ, देखिए सारी डायमेंशन नहीं याद करनी है। डायमेंशन में आपको 40, 50, 60 डायमेंशन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन हमें सारी याद नहीं करनी होती, जितनी बोर्ड पर लिखी है वो सब याद करनी है। एटलीस्ट उतना तो याद हो, इतना यहां तक आप रट्टा मार लो, क्योंकि इसके आगे जो भी हम डायमेंशन निकालेंगे वहां पे यही बेस होगा, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव हो। यहां तक का तो आपको आंखें बंद करके बिना पेन छुए बिना पेंसिल छुए याद होना चाहिए। निकालना तो आना ही चाहिए बट याद भी होना चाहिए, इतना तो बेसिक है।
चलिए आगे चलते हैं, अब निकालते हैं हम लोग प्रेशर की। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। एरिया हमने यहां से भी रेस किया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया तो ये हो जाएगा केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर की 1 पावर से 2 पावर, तो 1 पावर कैंसिल होगी, 1 मीटर बचेगा। तो ये आ जाएगा फाइनली m1 केजी का हो जाएगा m1, कहाँ गया केजी, ये केजी का m1 L1 T2। तो जो फाइनल डायमेंशन आएगा वो आएगा m1 L1 T माइनस m1 L1 T माइनस। चलो अब आगे चलते हैं और करते हैं।